सभी को नमस्कार और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हो गए और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे यूपीएससी की। और यूपीएससी विद राजीव सिंह में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है, जीरो टू हीरो सीरीज जो हमारी चल रही है अभी यूपीएससी के लिए, उसमें हमने इतिहास में एक संक्षिप्त जो एक उसका परिचय है हमने वो पूरा कर लिया था। और उसके बाद में हमने पुरातात्विक स्रोत के बारे में मोटी मोटी जानकारी हमने इकट्ठा कर ली थी, जिसके बारे में हमने बहुत डिस्कस किया था कि किस तरीके से उस समय की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और वहाँ की जो धार्मिक स्थिति है उसका पता लगाया जा सकता है। उस समय क्या कंडीशन रही थी मानव की, वो हम पता लगा सकते हैं। और हमने कल आदि मानव के बारे में, आदि मानव ने शिकार के लिए क्या क्या किया, उसने जो औजार जो उसने अपने विकसित किए, औजार जो बनाए, उनका क्या रोल रहा होगा, किस तरीके से बर्तनों का उपयोग होता था, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हुए हम बात करने वाले हैं। अगला जो पुरातात्विक स्रोत है हमारा, उनमें से एक है हमारा सिक्के। जो एक हमारा पुरातात्विक स्रोत है वो है हमारे सिक्के। ध्यान रखिएगा, जिसको हम कॉइन्स बोलते हैं। तो कॉइन्स अपने आप में बहुत बड़ा रोल रखता है कि हम इतिहास को किस तरीके से जानें, या इतिहास के बारे में बहुत बड़ी जानकारी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमें कोई सिक्का मिला, या हम यूं कहें कि सिक्के बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे आपने आज के तौर पे भी देखा होगा, सिक्के जो हैं, कुछ आहत सिक्के भी हुआ करते थे। आहत सिक्के, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आहत सिक्के। आहत सिक्के क्या होते हैं? आहत सिक्के बहुत बड़ी संख्या में हमको मिले हैं। और याद रखिएगा, आहत सिक्के वो होते हैं जिन पर किसी भी तरीके की क्या होती है, जिन पर किसी भी तरीके की आकृति विद्यमान होती है, उसको हम बोलते हैं आहत सिक्के। जिस पर कोई भी आकृति विद्यमान होती है, कोई भी आकृति, ये याद रखिएगा। इनको पंचमार्क सिक्के भी बोलते हैं हम। पंचमार्क, पंचमार्क सिक्कों का नाम है पंचमार्क सिक्के। ठीक है, ये तो ऐसे सिक्के जिन पर कोई भी आकृति बनी हो, उनको हम आहत सिक्के या फिर पंचमार्क सिक्के के नाम से जानते हैं। और ये जो इस पर कोई आकृति बनी है, या मान लीजिए कोई उस पर किसी तरीके की डेट मेंशन है, तो हम उससे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जो सिक्कों का अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र। और जो अध्ययन की जो एक वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स, ये एक वर्ड है जो मुद्रा शास्त्र के अध्ययन को हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मैटिक्स, ध्यान रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी फंस सकता है, ध्यान देने वाली चीज है। न्यूमिस्मैटिक्स को आप मत भूलिएगा। ठीक है, तो सिक्कों से रिलेटेड जो हमारी एक दो तीन शब्द हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। जो सिक्कों का अध्ययन होता है उसको हम न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र। और सबसे पहले जो हम देखें तो भारत में अलग अलग जगह पर सोने के, चांदी के, है ना, भारत में अगर हम देखें तो अलग अलग जगह पर बड़ी मात्रा में सोने के, सोना, चांदी, है ना, या फिर तांबा, ये सारे सिक्के हमें बड़ी मात्राओं में हमें वहां से प्राप्त हुए हैं। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में जैसे मान लीजिए सोना, चांदी है, आप इनके क्या हुए हैं, हमारे सांचे प्राप्त हुए हैं। सांचे का मतलब होता है एक तरीके से ऐसी सिस्टम जिसमें हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना सकते हैं। जनरली आपने घर पे देखा होगा, फेस्टिवल्स पे, कोई फेस्टिवल्स है तो हम गुजिया बनाते हैं। होली का त्योहार पे सबसे बढ़िया चीज जो खाने लायक होती है, बढ़िया घर की बनी हुई गुजिया। अब उस गुजिया को ऐसे ही नहीं बनाते हैं, उसको एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गुंजियों का सांचा। तो इसी
तरीके से भारत में उस समय सोने, चांदी, पोटिन, शीशे, इस तरीके के जो सिक्के हुआ करते थे, उन सिक्कों को बनाने के लिए जो सिस्टम यूज होता था, जिनको सांचा बोलते थे, वो हमें भारत के अलग अलग एरिया से प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। और ये जो सिक्के होते थे उस समय, किसी पर कोई आकृति बनी होती थी, ठीक है, याद रखना, आकृति बनी हो सकती थी, कोई चित्र बना हो सकता था, ठीक है, कोई भी तारीख लिखी हो सकती थी, है ना, ये तो आदि, ये कुछ भी हो सकता था उसमें। तो ये जो चीजें हैं कि किसी सिक्के पर आकृति बनी हुई है, किसी सिक्के पर चित्र बने हुए हैं, है ना, किसी सिक्के पर तारीख लिखी हुई है, तो ये जो सारी चीजें हैं, इन्हीं के अध्ययन करके हम उस समय के इतिहास का पता लगा सकते हैं। समझ में आया? आकृति, चित्र, तारीख, ऐसी चीजों को पढ़कर, उनका अध्ययन कर उनको न्यूमिस्मेटिक्स कर हम क्या कर रहे हैं, उस समय के इतिहास का, उस समय जो भी राजा रहा होगा, जो भी उस समय जिसने शासन किया होगा, जिसने उस सिक्के को प्रचलन में लाए होंगे, उस समय जो राजा हुआ करते थे, जो भी व्यक्ति हुआ करता था, उसके जो वहां की जो उस समय धार्मिक स्थिति रही होगी या जो सामाजिक स्थिति रही होगी, जो भी उसकी स्थिति रही होगी, उनके बारे में हम क्या करते हैं, पता करते हैं। मैंने आपको कल चीज बताई थी कि पुरातात्विक स्रोत से हम आर्थिक स्थिति का पता कर सकते हैं, उस के स्रोत से हम सामाजिक स्थिति पता कर सकते हैं, उसके स्रोत से हम धार्मिक स्थिति पता कर सकते हैं, और उसके स्रोत से हम राजनैतिक स्थिति पता कर सकते हैं। ये चार तरीके के जो हम स्टडी कर सकते हैं, वहां की उस समय की समाज का पता लगा सकते हैं, समाज की कंडीशन क्या रही थी, आर्थिक स्थिति कैसी रही, सामाजिक स्थिति कैसी रही, धार्मिक स्थिति कैसी रही, या राजनीतिक स्थिति कैसी रही, उन सभी की स्टडी या उन सभी के बारे में हम पता लगा सकते हैं जिन स्रोत से, जिन साक्ष्यों से, एविडेंसेस से। उनमें से एक सिक्का है। सिक्के के अध्ययन करके, न्यूमिस्मेटिक्स जिसको हम बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र जिसे हम बोलते हैं, उनका अध्ययन करके हम क्या करेंगे, उस समय के इन चारों चीजों को हम पता कर सकते हैं कि कैसा धर्म रहा होगा। या आप देखोगे कुछ सिक्के ऐसे थे जिन पर क्या होता था, जिन पर देवी देवताओं के चित्र बने होते थे, देवी देवताओं के चित्र बने होते थे, ठीक है जी, ये था। तो ये सारी चीजें क्या है। अब मान लीजिए किसी पर शिव का चित्र बना हो, शिव आकृति या लिंग आकृति बनी हो, तो अब ये पता कर सकते हैं कि उस समय की जो समाज रहा होगा, उस समय वो समाज भगवान शिव की उपासना कर रहा होगा। या मान लीजिए किसी सिक्के पर कोई महिला है ना, अब महिला का मतलब कि महिला के आकृति के अगर सिक्के चले हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि महिला प्रधान समाज रहा होगा, कि उस समय पति से ज्यादा या हस्बैंड से ज्यादा या पत्नियां जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, उनका प्रचलन रहा होगा, उन्होंने राज किया होगा, महिला प्रधान समाज रहा होगा, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। किसी पर मान लीजिए ये कुछ ना होकर, मान लीजिए किसी पर कोई अनाज का चित्र बना हो, चावल का, गेहूं का, ये सारे चित्र बने हो, तो हो सकता है हम यहां से पता लगा सकते हैं कि जो सिक्के थे हमारे, उस समय जो भी राजा रहा होगा, जो भी समाज रहा होगा, वो समाज उस समय गेहूं, चावल से क्या था, परिचित हो गया था। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि उस समय जो हमारा मानव रहा होगा, वो कृषि से परिचित रहा होगा, कृषि करने लगा होगा। या मान लीजिए ये भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि किसी जानवर का चित्र बन रहा हो, है ना, या मान लीजिए कोई और आकृति बन रही हो। तो ये जो चीजें हैं, जानवर का हम कह सकते हैं कि उस समय जानवर की पूजा होती होगी, या उस समय व्यक्ति जानवरों को पूजता होगा। भाई जिसको पूजेगा या जिसका ज्यादा वैल्यू होगी, उसी के तो सिक्के छपाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, ये जो सिक्कों पर ये जो आकृतियां या ये जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, देवी देवताओं के चित्र देखने को मिलते हैं, या मान लीजिए जानवरों के चित्र मिलते हैं, या कहीं पर महिलाओं के चित्र मिलते हैं, देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं, कृषि से रिलेटेड हमें चीजें देखने को मिलती हैं सिक्कों पर।
तो इन सब से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जो हमारा उस समय का जो मानव रहा होगा, वो मानव इन सब चीजों से भली भांति परिचित होगा। समझ में आया? इस तरीके से हम ये सब चीजों को अध्ययन करके, सिक्कों के ऊपर जो चीजें अध्ययन करके हम पता लगा सकते हैं। कुछ सिक्के ऐसे रहे होंगे जिन पर भाव चित्र बन रहे होंगे। भाव चित्र मतलब कि ऐसे चित्र बन रहे होंगे जो अपना भाव प्रकट कर रहे होंगे। ये सब अपना भाव ही तो प्रकट कर रहे हैं। अब उसने लिखा थोड़ी है कि हम लोग गेहूं से परिचित हैं, हम लोग चावल से परिचित हैं, हम लोग सांड की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, हम लोग मां दुर्गा को मानते हैं। ऐसा नहीं है। भाव प्रकट हो रहा है। जो आकृति बनी है, जो चित्र उस सिक्के पर बने हैं, उस सिक्के से ये प्रकट हो रहा है। ये पता चल रहा है कि उस समय का जो मानव था, उस समय जो व्यक्ति रहा होगा, वो किस तरीके की समाज में रहा होगा। समझ में आया? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा जरूर। तो आप इन चीजों से सिक्कों के बारे में पता कर सकते हैं कि उस समय का समाज कैसा था। किसी सिक्कों पर मान लीजिए कुछ सिक्के थे जिन पर कुछ लिखा भी था, और मान लीजिए कुछ तिथियां भी लिखी थी। तिथियां मतलब तारीख। हम उस जमाने के जो उस समय का टाइम था, जो समाज था, हम इन तिथियों से पता लगा सकते हैं ये कब का समय रहा होगा। भाई तिथि जब डालेगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि आज मैं अगर सिक्के चला रहा हूं, आज मैं कोई चीज प्रिंट करा रहा हूं, तो मैं 10 साल बाद की डेट डालूंगा उस पर। नहीं, अगर मैं आज चला रहा हूं तो आज की डेट डलेगी। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि वो किस समय का सिक्का रहा होगा, या उस समय राजा कौन रहा होगा, अगर उस पर मेंशन है तो। ये सारी चीजें। और ध्यान रखिएगा, लेखन और तिथि के लिए जो सबसे पहले सिक्के चलाए वो यूनानी शासकों ने चलाए थे। ध्यान रखिएगा, ऐसे सिक्के जिन पर लेख और तिथियां मेंशन हैं, ऐसे सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? सबसे पहले कौन चलन में लेके आया? वो लेके आए थे यूनानी शासक। ध्यान रखिएगा, जो यूनान से आने वाले लोग थे, शासक थे, वो लोगों ने क्या चलाए? उन लोगों ने सिक्के चलाए इस तरीके के। दूसरी चीज आती है कि सिक्के के अध्ययन करके हम और क्या पता लगा सकते हैं। सिक्कों का अध्ययन करके हम और क्या पता लगा सकते हैं? अब देखिए, पता तो हम इतनी सारी चीजें लगा सकते हैं। अब यह भी तो हो सकता है कि जो सिक्के हैं, वो सिक्के किस काम में आ रहे हैं। वो सिक्के किस काम में आ रहे हैं, अब इतना सोचने वाली बात नहीं है इसमें कि उस समय सिक्कों का उपयोग कहां होता होगा। जैसे आज उपयोग होता है सिक्के, उस समय कुछ सिक्का ही तो उनकी पैसे होते थे। जैसे आज 500 का नोट चल गया, 1000 का नोट चल के बंद भी हो गया, 2000 का नोट चल के बंद हो गया, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का, 50 रुपए का सिक्का, ये मुद्रा ही तो है एक तरीके की। तो उस समय भी वो मुद्रा होती थी। तो हम कह सकते हैं कि उस समय जो मानव रहा होगा, सिक्कों का काम लेन देन में करता होगा। लेन देन में करता होगा। उस समय का जो मानव था वो मजदूरी देने या मजदूरी लेने के लिए करता होगा। दान दक्षिणा में काम आता होगा। दान और दक्षिणा में काम आता होगा। ठीक है ना? धार्मिक अनुष्ठान कराने में काम आता होगा। धार्मिक अनुष्ठान इनमें काम आता होगा। बिक्री में काम आता होगा हमारा सिक्का। किसमें? बिक्री में काम आता होगा। व्यापार में काम आता होगा। व्यापार मतलब बिक्री, एक ही चीज है। ठीक है? तो इस तरीके से जो हमारी चीजें हैं, जो हमारा सिक्का है, वो सिक्का हम ये कह सकते हैं कि व्यापार में, मतलब कि व्यापार में भी आपका क्या? खरीद और बेचना, खरीदना और बेचना, इनमें आता होगा यूज। दान दक्षिणा देने में यूज आता होगा। धार्मिक अनुष्ठान कराने में यूज आता होगा। मजदूरी देने में, मान लीजिए किसी ने किसी भवन का निर्माण करवाया, किसी ने कोई कंस्ट्रक्शन करवाया, कोई बिल्डिंग बनवाई, कोई स्तंभ बनवाया, तो जो मजदूर होते थे, अब उन मजदूरों को कुछ तो देना था ना। पहले क्या होता था? पहले ऐसा नहीं है 2000 का नोट पकड़ा, चलते ही तो पकड़ाएगा कहां से। तो जो पहले मजदूरी दिया करते थे, जो लेन देन का कार्य होता था, 2 तरीके से होता था। या तो उसको कुछ मुद्राएं दे दो, है ना, और या फिर उसको
कुछ कृषि से रिलेटेड चीजें दे दो जिससे कि उसका भरण पोषण हो सके, जैसे अनाज दे दो, अनाज में आपका गेहूं चावल दे दो, या मान लीजिए कृषि का कुछ हिस्सा दे दो, इस तरीके से दे दीजिए XYZ कृषि में, है ना। ये सारी चीजें इन्हीं पे डिपेंड होता था लेन देन का काम। आपने देखा होगा हिंदू धर्म में या किसी और धर्म में क्या होता है, जो भी पंडित जी होते हैं, ब्राह्मण होता है ना, जो अनुष्ठान करता है, जो पूजा पाठ करता है, क्रियाक्रम करता है, या मुस्लिमों में जो मुल्ला मौलवी होते हैं, है ना, या मान लीजिए जो काजी जी होते हैं, या कहीं और किसी और धर्म में जो भी होते हैं इस तरीके के अनुष्ठान करने वाले, वो अनुष्ठान के बदले में कुछ वो लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दक्षिणा। हिंदू धर्म में दक्षिणा बोलते हैं कि उसने अनुष्ठान किया है, उस अनुष्ठान के बदले अनुष्ठान करने के लिए जो शुल्क दिया जाएगा उसको हम दक्षिणा बोलते हैं। ठीक है, पैसे देना एक तरीके से वहां पे काम आता था। दान देने में मान लीजिए राजा है, राजा किसी मंत्री से खुश हो गया, या मान लीजिए राजा के पास 10 भिखारी आ गए, उसने क्या करा, खुश होकर क्या करा, लो 10-10 मुद्राएं बांट दी सबको। कोई मंत्री युद्ध जीत गया, उसने खुश होकर मंत्री को 50 मुद्राएं दे दी, स्वर्ण मुद्राएं दे दी। इस तरीके से दान दक्षिणा में उपयोग होते थे। धार्मिक अनुष्ठान आपको पता ही है, बिक्री, कोई सामान खरीदना है या कोई सामान बेचना है, तो इसके लिए जो उपयोग होता था, इसके लिए क्या उपयोग होता था, हमारा सिक्के उपयोग होते थे। व्यापार के लिए, है ना, जो भी हमारा व्यापार हो रहा है, अब एक तरीके से दोनों चीजें कोरिलेट हैं, है ना, व्यापार, खरीद और बेचना, या व्यापार, खरीदना और बेचना एक तरीके का व्यापार ही तो होता है, तो व्यापार में भी इसका उपयोग होता था। ठीक है, तो ये जो सिक्कों का जो काम है, ये सिक्के का काम होता था हमारा, ध्यान रखिएगा। तो और अगर हम देखें, जिस समय मौर्य का काल रहा, जिस समय मौर्य काल रहा, उसके बाद का जो काल रहा था, उसके बाद का जो समय था, उस समय जो हमारे जो एक तरीके से कह सकते हैं जो टाइमिंग है, जो सिक्के हमारे प्रचलन में आए मौर्योत्तर काल के बाद में, उसमें स्वर्ण सिक्के भी आए, आपके स्वर्ण सिक्के, चांदी के सिक्के भी आए। ठीक है, उसमें आपके तांबे के सिक्के भी आए थे, उसमें आपके पोटिन के सिक्के भी आए थे, उसमें आपके जो कांसा होता है उसके भी सिक्के आए थे उसमें। ठीक है, शीशे के सिक्के भी मिले मौर्योत्तर काल के बाद, ध्यान रखिएगा, मौर्योत्तर काल के बाद स्वर्ण, चांदी, तांबा, ये सारे जो सिक्के हैं हमारे, ये सारे आपके किसके बने हुए थे, स्वर्ण सिक्के, सोने के, चांदी, तांबा, पोटिन, कांसा, सीसा, इन सब के सिक्के क्या थे, मौर्योत्तर काल के बाद में प्रचलन में आने लगे। और सबसे ज्यादा जो सिक्के हमारे आए हैं, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जो सिक्के हमारे किसके बने हैं, जो कांसे के सिक्के बने हैं, सर्वाधिक कांसे के जो सिक्के बने हैं, वो बने हैं कुषाण काल में, जो प्रचलन में आया कुषाण काल। ये कुछ ऐसे मेंस में तो यहां से प्रश्न नहीं बनते हैं, प्रीलिम्स में चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें बहुत चांस बन जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, मौर्योत्तर काल के बाद जो सबसे ज्यादा धातुओं के सिक्के बने, वो हमारे सोने के, चांदी, तांबा, सीसा, पोटिन, कांसा, इन सब के सिक्के प्रचलन में आए। और जो स्वर्ण के सिक्के जो हमारे बने, सबसे ज्यादा जो सिक्के प्रचलन में आए किसके, सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक कांसे के जो सिक्के प्रचलन में आए, वो आए आपके कुषाण काल में, जब कुषाणों का शासन हुआ करता था। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो ये सारे आपके कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए सिक्कों के बारे में। और एक और याद रखिएगा, कुषाण काल में सर्वाधिक सिक्के कांसे के बने थे, और सातवाहन काल में, सातवाहन युग में आपके सर्वाधिक सिक्के शीशे के बने थे। सॉरी, मैंने सीसा गलत लिख दिया ना, हाँ, शीशे के बने थे। ये आपको पेंसिल और पेन लेके बैठा कीजिए, आप पेन और पेंसिल बुक, अपनी नोटबुक लेके बैठा कीजिए, ये सब चीज नोट करा कीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए। याद रखिएगा, जो आप उतारते हुए जाएंगे, अपना पढ़ के उतारेंगे, रिवीजन तुरंत हो जाता है वन टाइम तो आपका,
उसके बाद आपको बहुत इजी लगता है फिर सारी चीजें। ध्यान रखिएगा, सातवाहन में शीशे के सिक्के सबसे ज्यादा आए, और उसके बाद में आपके जो सिक्के आए, सॉरी उससे पहले कुषाण काल में जो हमारे सिक्के आए थे वो आए थे आपके कांसे के सबसे ज्यादा। तो ये आपका मोटा मोटा, और जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो हम सिक्के के बारे में पढ़ चुके हैं। सिक्के न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है आपका, है ना, कौन कौन से सिक्के चलन में आए, क्या क्या होता है सिक्कों पर, कैसे हम इतिहास का पता लगा सकते हैं, ये सारी चीजें। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन्होंने नहीं उतारा है। उसके बाद हम चलते हैं अभिलेख पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अभिलेख। तो फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, चाहे आप सिक्का पढ़ लीजिए, चाहे आप अभिलेख पढ़ लीजिए, चाहे आप बर्तनों के बारे में पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, पुरातात्विक स्रोत कुछ भी पढ़ लीजिए, उन पुरातात्विक स्रोत से हम वहां की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति तथा राजनीतिक स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे हमने सिक्कों से लगा रहे थे, ऐसे ही हम अभिलेख से पता लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अब सबसे पहले आता है हमारा अभिलेख। अभिलेख, ठीक है जी। अब अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं जी? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पुरालेखा शास्त्र। अध्ययन को कहते हैं हम पुरालेखा शास्त्र। पुरालेखा शास्त्र, पुरालेखा शास्त्र, ठीक है जी। और जो इन अभिलेखों पर लिपि होती है और जो तिथि होती है, उन तिथि के अध्ययन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पुरालिपि शास्त्र, ठीक है। क्या कहते हैं हम इनको? पुरालिपि शास्त्र। ध्यान रखिएगा इन वर्डों में, पुरालिपि शास्त्र, यह अवश्य ध्यान रखिएगा। दो वर्ड, पुरालेखा शास्त्र और पुरालिपि शास्त्र क्या होते हैं, ठीक है जी। अब ध्यान रखिएगा इस चीज को, अब हम बताते हैं आगे। सबसे पुराने जो अभिलेख हैं, अभिलेख का मतलब होता है किसी चीज पर लिख दिया, चट्टानों पर लिख दिया, स्तंभ पर लिख दिया, इस तरीके से किसी शिला पर लिख दिया, उसको शिलालेख बोल देंगे, है ना। मान लीजिए राजा ने उपलब्धि प्राप्त करी होगी, कोई मान लीजिए कोई स्टार्ट करा होगा संवत, मान लीजिए जैसे विक्रम संवत स्टार्ट करा किसी राजा ने, शक संवत स्टार्ट करा, है ना, अशोक के समय में जो हमारा था रुद्रदमन वाला जो अभिलेख था, वहां से पता चलता है। तो ये जो चीजें हैं, मान लीजिए उसने जो कुछ स्टार्टिंग करा होगा तो उसको किसी अभिलेख पर उत्कीर्ण कर दिया होगा, गुदा दिया गया होगा, है ना। तो वो क्योंकि जिससे कि भविष्य में लोग पता कर सकें। तो याद रखिएगा, जो अब तक के अभिलेख हैं, अशोक के ऐसे अभिलेख हैं जिनकी भाषा को पढ़ा जा चुका है, अशोक की भाषा को पढ़ा जा चुका है, पढ़ा जा चुका है, अशोक की भाषा को पढ़ा जा चुका है। सबसे पुराने जो आपके अभिलेख हैं उनमें, और इनको जो पढ़ा है वो पढ़ा है किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। ध्यान रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप 1837 में, जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने पढ़ा है। सबसे पहली सफलता हासिल करी किसने? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। जो अशोक के शिलालेख थे, अशोक के जो शिलालेख हुआ करते हैं, उनको सफलतापूर्वक पढ़ने में जो श्रेय जाता है वो जाता है 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़े गए ये, ठीक है जी। सबसे पुराने जो अभिलेख हैं वो ध्यान रखिएगा, वो बोगाजकोई के अभिलेख हैं, बोगाजकोई का अभिलेख। और इस बोगाजकोई के अभिलेख पर
कुछ देवताओं के चित्र भी क्या है, कुछ देवताओं के नाम अंकित हैं, जैसे कि आपका इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। ये उस समय के 4 प्रमुख देवताओं के नाम हैं जो बोगाज कोई अभिलेख पर मिले हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो हैं इनको बोलते हैं वैदिक देवता। वैदिक देवताओं का नाम दिया गया है, वैदिक देवता, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, और जो हमारे सबसे पुराने जो हमारे अभिलेख हैं, है ना, वो मध्य एशिया में जो हमारा बोगाज कोई है, कहां है ये बोगाज कोई? मध्य एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया के बोगाज कोई से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पुराने सबसे प्राचीन अभिलेख हमारे कहां पे हैं? बोगाज कोई। कौन कौन से देवताओं के नाम हैं इस पर? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये 4 तरीके के आपके क्या हैं? ये 4 तरीके के आपके जो देवताओं के नाम हैं वो उस पर उत्कीर्ण हैं, जिनको वैदिक देवता बोलते हैं। बोगाज कोई का अभिलेख याद रखिएगा। इन अभिलेखों में कौन कौन सी भाषा उपयोग होती है? इन अभिलेखों में प्राकृतिक भाषा और संस्कृत भाषा। पहले प्राकृतिक भाषा होती थी और उसके बाद में प्राकृतिक भाषा से आगे चलकर फिर संस्कृत भाषा उपयोग में आने लगी। अभिलेख से पता चलता है ये 2 भाषाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक भाषाएं और संस्कृत भाषा, ये ध्यान रखिएगा जरूर। ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये मेंस के माध्यम से नहीं है। मेंस में इसमें से ट्रिकी आपको क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन प्रीलिम्स के माध्यम से, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्राकृतिक भाषा, संस्कृत भाषा आपकी उपयोग में आई। और देखिए, अब हम बात करें अगर लिपि की, तो कौन कौन सी लिपि हमारी उपयोग होती हैं? 3 तरीके की लिपि है हमारी, जिसको बोलते हैं ब्राह्मी लिपि, जिसको बोलते हैं ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, और एक है अरामेइक लिपि। अरामेइक लिपि है ना, इसको अक्सर पूरा नाम है आपका अरामेइक यूनानी लिपि। ये 4 तरीके के, 3 तरीके के कह सकते हैं हम, कि पहली लिपि ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और अरामेइक यूनानी लिपि। ये 3 तरीके की जो आपकी लिपियां हैं, ये आपकी उस समय अभिलेख में यूज हुआ करती थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अरामेइक लिपि जो है ये आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिली हैं। पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान, पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान। मैं इसको अभी रफ कर दे रहा हूं। जो हमारी लिपियों में जो हम कह सकते हैं या एविडेंस के तौर पे कहें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है हमारा, वहां से हमें जो लिपियां मिली हैं वो अरामेइक यूनानी लिपि हैं और ये हमारे अशोक के शिलालेख से मिली हैं, अशोक के शिलालेख से मिली हैं, ध्यान रखिएगा। अभी एक परीक्षा हुई थी लेक्चरर के पोस्ट पर, वहां पे भी 25 क्वेश्चन वहां पे आते हैं जीएस से, और उसमें एक प्रश्न ये फंस गया कि दाएं से लेकर बाएं जो लिपि लिखी जाती है वो कौन सी लिपि लिखी जाती है। अभी 25 तारीख में एक एग्जाम हुआ था, 25 नवंबर 2025 में, वहां पे इन लिपि से क्वेश्चन फंस गया। मैं इसीलिए बोलता हूं
कि जितने भी कंपिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर वहां के लिए। तो याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि जो होती है हमारी, वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं, जैसे आप लोग लिखते हैं इस तरीके से। ये आपका लेफ्ट है, यहां से ऐसे लिखी जाएगी इस तरीके से जो हम लिखते हैं। और जो खरोष्ठी लिपि है वो आपकी दाएं से बाएं लिखी जाती है, उल्टा क्रम चलता है। वो आपकी राइट टू लेफ्ट चलती है इस तरीके से। अगर देखो, उर्दू भी इस तरीके की ही एक भाषा है जो पीछे से स्टार्ट होती है। तो ये प्रश्न फंस गया वहां पे कि कौन सी लिपि ब्राह्मी, कौन सी लिपि दाएं से बाएं, मतलब सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ लिखी जाती है। उससे ऑप्शन बन गए वहां पे, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, एक लिपि और थी, और एक अरामिक लिपि, यूनानी लिपि। तो बहुत से विद्यार्थी ब्राह्मी लिपि को लगा के आ गए, लेकिन जो सही उत्तर है वो है आपका दाएं से बाएं जो लिखी जाती है वो खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। याद रखिएगा इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खरोष्ठी लिपि आपकी कहां लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि आपकी दाएं से बाएं, जिस तरीके से उर्दू जो लिखी जाती है इस तरीके से लिखते हैं हम, दाएं से बाएं पूरा, है ना। सीधे हाथ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट की तरफ चलेंगे, है ना, फिर राइट की तरफ ही हमारा सेंटेंस खत्म होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरामिक लिपि और यूनानी लिपि ये उस समय अभिलेख में उपयोग में हो रही थी, ठीक है जी। अब हम कुछ बात कर लेते, अब ये इसमें जनरली अभिलेख के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन है या क्या होता है, तो ठीक है। तो अगर नहीं है तो आप लिख चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा सा स्क्रीनशॉट है इसका, ज्यादा बड़ा नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि अभिलेख कौन कौन से हैं। मैंने आपको फिर बता दे रहा हूं, अभिलेख की जानकारी से हमें यह पता चलता है कि अब अभिलेख या शिलालेख, मान लीजिए मेरे लिए कोई एक पत्थर है, सपोज ये एक छोटा सा पत्थर है मान लीजिए। अब ये पत्थर है, अब मैंने इस पर कुछ उत्कीर्ण कर दिया, मैंने कुछ उस पर गोद दिया किसी पैनी धार वाली चीज से, पत्थरों पर धार वाली चीज से ही गोदे जाएगा। तो अब मैं जो उत्कीर्ण किया हुआ जो मैं पढ़ रहा हूं, अब वो कैसे होगा, हो सकता है उसमें चित्रात्मक शैली भी हो, है ना, चित्र बनाए गए हों, उन चित्रों से पता लग जाए। उसमें भाव चित्रात्मक शैली भी उपयोग होती है ना, कि किसी ने चित्र बना दिए और अपने भाव से बनाई उसने, लेकिन हमें पढ़ना है, उन भाव को समझना है। और यही एक ऐसी शैली है जो अभी तक नहीं पढ़ी जा चुकी है अभिलेखों पर। चित्रात्मक शैली नहीं पढ़ी जा चुकी है अभी तक, ठीक है। तो अगर हम बोले तो बहुत सारे हमारे अभिलेख हैं, उन सभी अभिलेखों से उस समय की आर्थिक, फिर मैं वही बोलूंगा, ध्यान रखिएगा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और धार्मिक स्थिति, इनके बारे में हमको पता चलता है। कौन कौन से हमारे अभिलेख हैं हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो हमारा अभिलेख है वो है हमारा कौन सा, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये उदयगिरी है, उदयगिरी से मिला है, ध्यान रखिएगा, उदयगिरी से प्राप्त हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख। और इसके जो उस समय राजा रहे थे वो रहे थे खारवेल, कलिंग नरेश, कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल इस समय के राजा रहे। खारवेल उस समय के राजा रहे, ठीक है जी। तो ये आपका एक अभिलेख हुआ। दूसरा अभिलेख जो आता है वो आपका आता है ऐहोल का अभिलेख। ऐहोल अभिलेख बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, ऐहोल अभिलेख। और ऐहोल अभिलेख के समय जो राजा रहा वो रहा, आपने पढ़ा होगा इतिहास में,
पुलकेशिन द्वितीय। ये आपको नाम पता होना चाहिए, डीप में नहीं पढ़ना। डीप में हमको अभी इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, कलिंग नरेश के बारे में पढ़ेंगे, एक एक राजा के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग डेस्टिनी के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग वंश के बारे में पढ़ेंगे, प्राचीन भारत में प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में, तो हमको सब ये सब वहां मिलेंगे। इन सब से मुलाकात हम वहां करेंगे, चाहे पुलकेशिन चाचा हो, चाहे हमारे नरेश खारवेल चाचा हो, सबसे हम वहीं मुलाकात करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से अभिलेख हमें मिले हैं। ठीक है, एक अभिलेख आपका है जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक है जी, जूनागढ़ का अभिलेख गौतमी बल ऋषि के टाइम पे था। अगर आप देखोगे जूनागढ़ का जो अभिलेख है, गौतमी बल ऋषि, राजा का नाम था गौतमी बल ऋषि, बलश्री। और इसमें इसने दे दिया उस समय की धार्मिक स्थिति के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है हमें। एक दे दिया हमारा नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख, इससे धार्मिक के बारे में नहीं पता चलता। नासिक जो अभिलेख है हमारा, नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख ध्यान रखिएगा, नासिक अभिलेख जो है हमारा वो है हमारा गौतम, एक सेकंड शायद गलत लिख गया है, जूनागढ़ का नहीं है। नासिक अभिलेख तो गौतम बल ऋषि हैं, गौतम बल ऋषि। ठीक है, रुद्रादमन वाला जो है हमारा वो है आपका जूनागढ़ अभिलेख, याद रखिएगा। रुद्रादमन, माफ कीजिएगा गलती हो गई। जूनागढ़ अभिलेख हमारा रुद्रादमन के समय का है, नासिक अभिलेख हमारा गौतम बल ऋषि का है। और गौतम बल ऋषि ने जो आपका अभिलेख दिया उससे हमें उस वहां की धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है, धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है नासिक अभिलेख से। एक हमारा रहा आपका प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जो आपका समुद्रगुप्त के टाइम पे था। ठीक है, कौन सा? प्रयाग स्तंभ अभिलेख, इंपॉर्टेंट है ये, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। ठीक है जी, प्रयाग स्तंभ अभिलेख आपका समुद्रगुप्त के समय का है। समुद्रगुप्त ने इस अभिलेख पर अपनी विजयी पताका के बारे में, विजयी पताका, उसके बारे में चर्चा करी है। समझ में आ गया। एक अभिलेख हमारा मंदसौर का अभिलेख, मंदसौर का जो अभिलेख था वो मालवा नरेश थे हमारे यशोवर्मन, है ना। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, सबसे मुलाकात होगी आपकी। मंदसौर अभिलेख, यशोवर्मन, पूरा नाम इनका है यशोवर्मन, यशवर्मन निकलता है मुंह, यशोवर्मन। मंदसौर का अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख आपका प्रतिहार नरेश का है, प्रतिहार नरेश भोज, प्रतिहार नरेश भोज, ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश, प्रतिहार नरेश भोज नाम है पूरा। ठीक है जी, ग्वालियर का एक अभिलेख है जिसको प्रतिहार नरेश भोज के समय पर उत्कीर्ण किया गया, अभिलेख बनवाया गया। एक हमारा आता है देवपाड़ा अभिलेख, है ना। ये इतना नहीं पूछा जाता, देवपाड़ा, नाम देख रहे हो, देवपाड़ा, देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख है हमारा, बंगाल के शासक हुआ करते थे उस समय विजय सेन, बंगाल पर उनका वर्चस्व था, है ना। विजय सेन, विजय सेन बंगाल के शासक थे। ठीक है जी, तो ये कुछ अभिलेख हैं हमारे
है ना। भीतरी का अभिलेख भी है जो हमारा स्कंदगुप्त के समय पे है ना। भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख मैं इधर लिख दे रहा हूं आपका, भीतरी अभिलेख, भीतरी, इसका पूरा नाम होता है भीतरी जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी जूनागढ़ अभिलेख। ये स्कंदगुप्त के समय का है। ये आपका क्या है, ये कुछ आपके अभिलेख हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है उस समय के जो राजा हुआ करते थे, चाहे वो स्कंदगुप्त हो, चाहे वो पुलकेशिन हो, पुलकेशिन फर्स्ट हो, द्वितीय हो, रुद्रदमन हो आपका, है ना, चाहे आपका विजयसेन हो, चाहे आपका कोई भी हो, उदयगिरी जो आपके कलिंग नरेश खारवेल थे वो हो, यशोवर्मन हो आपका, है ना। तो ये सारे ही जितने भी अभिलेख हैं इनके समय के, इन अभिलेख से इन लोगों के उस समय की स्थिति का पता चलता है। धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, कोई भी स्थिति जो भी उस समय रही होगी, उनकी स्थिति का पता हम लगा सकते हैं किससे, अभिलेखों से। तो ये कुछ अभिलेख हैं। हमें अभी इतिहास के जो हमारा चैप्टर है पुरातात्विक स्रोत में, हमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि इन सब के बारे में जब हम विजयसेन के बारे में पढ़ेंगे, जब हम खारवेल के बारे में पढ़ेंगे, यशोवर्मन के बारे में पढ़ेंगे, पुलकेशिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, जूनागढ़ के बारे में पढ़ेंगे, रुद्रदमन के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे ये सारे अभिलेख हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो हम डिस्कस आगे इसको डीप में करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए सिर्फ कि हाथी गुंफा अभिलेख इस व्यक्ति के समय का है, ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके 9 तरीके के जो आपके अभिलेख हैं, 9 अभिलेख जो हैं वो कौन कौन से हैं, देवपाड़ा अभिलेख, हाथी गुंफा अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख और आपका भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख जो कि स्कंदगुप्त के समय का है। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, एक मैं आपको एक चीज और बता दूं, हड़प्पा समय के जो मैंने जो भी बताया कि पढ़े नहीं जा चुके हैं, वो हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख हैं। हड़प्पा मोहर पर अभिलेख, हड़प्पा अभिलेख किस पे हैं, हड़प्पा अभिलेख मोहरों पर हैं, मोहरों पर ध्यान रखिएगा, मोहरों पर अभिलेख मिले हैं। और जो इनकी शैली है ध्यान रखिएगा, वो भाव चित्रात्मक शैली है, जो कुछ भाव प्रकट कर रही हो, और ये अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं, अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं। ये आप जरूर याद रखिएगा कि जो आपके हड़प्पा अभिलेख हैं या हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें हैं, उन पर जो हमारी हड़प्पा समय की जो मोहर हैं, उन पर जो हमारे भाव चित्रात्मक शैली का उपयोग करा गया है, जिसमें चित्र और भाव, चित्रों की सहायता से भाव को दर्शाया गया है, वो भाव चित्रात्मक जो अभी तक वो उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया। तो इस संस्कृति को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से या किस समय की जो शैली है या भाषा है वो अभी तक नहीं पढ़ी जा चुकी है। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा मोहर पर जो हमारे भाव चित्रात्मक शैली है वो अभी तक नहीं पढ़ी जा चुकी है, जो कि आपकी 2500 ईसा पूर्व तक, जो आपकी 2500 ईसा पूर्व की मोहरें हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, ये आपने पढ़ लिया होगा, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अभिलेख हो गए, अब एक होता है स्तंभ अभिलेख भी हमारे पास में। ठीक है भाई, स्तंभ अभिलेख, स्तंभ अभिलेख आपको सबको पता ही है कि स्तंभ अभिलेख क्या होते हैं। स्तंभ पर कुछ चीज को उत्कीर्ण कर देना, उसको हम स्तंभ अभिलेख बोलते हैं। स्तंभ पर किसी धारदार चीज से, पैनी चीज से
किसी भाव को उत्कीर्ण कर देना, अपनी भाषा को उत्कीर्ण कर देना, किसी चित्र को उत्कीर्ण कर देना, उसको बोलते हैं स्तंभ अभिलेख। स्तंभ मतलब खंबा, जहां से नरसिंह भगवान का आपने एक किस्सा सुना होगा, हिरण्यकश्यप, नरसिंह और प्रहलाद, है ना, ये जो आपने किस्सा सुना है वही स्तंभ है। उस स्तंभ से नरसिंह भगवान निकले और इन स्तंभ से उस समय की समाज की जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए स्तंभ अभिलेख, हमारे कुछ स्तंभ अभिलेख हैं जिसमें कि हमारे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, लिखिए, मैं बोल रहा हूं, लिखिएगा। मेहरौली स्तंभ अभिलेख, मेहरौली स्तंभ अभिलेख, मेहरौली स्तंभ अभिलेख, मेहरौली स्तंभ अभिलेख। और ये स्तंभ जो है आपका, मैं पूरा एक ही मार्कर से लिख दे रहा हूं, मेहरौली स्तंभ अभिलेख। और ये मेहरौली स्तंभ अभिलेख कहां है, ये आपका दिल्ली में है, ध्यान रखना। मेहरौली कहां पे है, दिल्ली में। मेहरौली कहां पे है, दिल्ली। ठीक है जी, मेहरौली कहां पर है आपका, दिल्ली में। दूसरा जो हमारा स्तंभ अभिलेख है जहां से जानकारी मिलती है वो है हमारा प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ, सॉरी मेहरौली गलत लिखा हुआ है, सही कर लीजिएगा। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, आपको पता ही है सबको, प्रयाग वर्तमान में जो हमारे योगी जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया है। प्रयाग एक जगह है एक्चुअली में, वहां पे प्रयागराज एक, अभी जब पढ़ेंगे इलाहाबाद की हिस्ट्री तो प्रयाग एक जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा ना। ये कहां पे है आपका, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। ये एक आपका दूसरा स्तंभ होता है जिसको हम बोलते हैं प्रयाग स्तंभ। और एक आपका होता है बरहुत में है, वो आपका बरहुत, बरहुत एक जगह है बरहुत, वहां पे बौद्ध स्तंभ है, बौद्ध स्तंभ। अब जब बौद्ध स्तंभ है तो सिंपल सा तरीका है, बौद्ध ने बनवाया होगा, बौद्ध के समय का रहा होगा। हम ये नहीं कह रहे कि बौद्ध ने बनवाया होगा कि, लेकिन बौद्ध के समय का स्तंभ होगा जिस पर उन्होंने कुछ जानकारी दे दी है। ठीक है जी। और अगर हम देखें अगला तो मथुरा स्तंभ, मथुरा स्तंभ, मथुरा स्तंभ, मथुरा स्तंभ सब जानते ही हो कहां है मथुरा भैया, बड़ी फेमस जगह है मथुरा, वृंदावन, बरसाना, ये सब आपकी बड़ी फेमस जगह हैं। जो एक बार जाएगा वो बार बार जाएगा। मथुरा स्तंभ कहां पर है, मथुरा में, उत्तर प्रदेश में। एक आपका है गरुण स्तंभ, कहां पर है ये, विदिशा, बेसनगर में। विदिशा एक जगह का नाम है, विदिशा, है ना। ये विदिशा में कौन सा है, गरुण स्तंभ। गरुण स्तंभ विदिशा, बेसनगर में एक जगह पड़ती है, बेसनगर। जगहों के नाम जरूर कर लीजिएगा याद, क्योंकि इन्हीं से क्या होता है, प्रश्न फंस जाते हैं। हालांकि यूपीएससी में इस लेवल के प्रश्न नहीं पूछते हैं, प्रीलिम्स में फंस जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन यूपीएससी में यहां से नहीं पूछते। लेकिन हमारा चैप्टर चल रहा है, हम कुछ भी वो चीज नहीं छोड़ेंगे जहां से 0.1%, 0.1% भी किसी प्रश्न के आने की संभावना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गरुण स्तंभ विदिशा, बेसनगर में है। एक आपका आता है ऐरण स्तंभ, ऐरण स्तंभ। मार्कर ने आज ज्यादा मेहनत कर ली है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ऐरण स्तंभ, ऐरण स्तंभ, और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये आपका कहां पर है, ऐरण एक जगह है, ये है आपका मध्य प्रदेश में। समझ में आ गया। चलिए
एक आपका है भीतरी स्तंभ अभिलेख या भीतरी स्तंभ लेख। मैंने अंत में बताया था आपको जो अभिलेख था, है ना, मैंने भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख जो बताया था, ठीक है। भीतरी स्तंभ अभिलेख ये आपका है आपका गाजीपुर में, गाजीपुर स्कंदगुप्त के समय का अभिलेख है ये, है ना। एक आपका है बिहार स्तंभ अभिलेख। नाम से पता है कुछ स्तंभों को तो शहर आप बता सकते हो। बिहार स्तंभ अभिलेख कहां पे पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका बिहार में। बिहार शरीफ एक जगह है पटना के पास, है ना, पटना में, ध्यान रखिएगा। बिहार कहां है? बिहार की राजधानी पटना, पटना में एक जगह है, ठीक है, बिहार शरीफ नाम से, वहां का ये आपका स्तंभ है। एक आपका है भिलसड़ स्तंभ जो एटा में है, भिलसड़ स्तंभ, भिलसड़, नाम भी बड़ा गंदा सा, भिलसड़, भिलसड़ स्तंभ, भिलसड़ स्तंभ, है ना, भिलसड़ स्तंभ कहां? एटा, एटा मैनपुरी नाम सुने हो ना, एटा, वहीं का है ये, एटा मैनपुरी का, ठीक है। तो एक आपका आ जाता है तालगुंडा स्तंभ अभिलेख जो कि आपका मैसूर में है। तालगुंडा नाम बड़ा खतरनाक है, गुंडा शब्द आ रहा है, तालगुंडा स्तंभ अभिलेख आपका कहां पे है? ये मैसूर में, ध्यान रखिएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरीके के आपके जो स्तंभ हैं वो भी आपके ये हैं। पहला स्तंभ कौन सा है आपका? पहला स्तंभ है आपका बिहार स्तंभ जो कि पटना में है। भीतरी स्तंभ जो है आपका वो कहां पे है? गाजीपुर में। एरण स्तंभ कहां है? मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां पर है एरण, खुद जगह का नाम है। मेहरौली स्तंभ कहां है आपका? मेहरौली जो दिल्ली में आपका है। प्रयाग स्तंभ नाम से पता चल रहा है इलाहाबाद में। बौद्ध स्तंभ बरहुत जगह है एक, वहां पर है। मथुरा स्तंभ नाम से पता चल रहा है मथुरा में है। गरुड़ स्तंभ विदिशा जो बेसनगर में पड़ती है। भिलसड़ स्तंभ जो कि एटा में है आपका, और ताल गुंडा स्तंभ जो कि आपका मैसूर में है। तो ये आपके कुछ अभिलेख हैं जो अभिलेख हमें उस समय रहे राजाओं के बारे में बताता है, उस समय के राजाओं की स्थिति के बारे में बताता है, धार्मिक स्थिति, उस समय की जो सामाजिक स्थिति रही थी उसके बारे में। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं आज की इस क्लास में आपको अभिलेख के बारे में, सिक्कों के बारे में और स्तंभ अभिलेख के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी कि स्तंभ अभिलेख क्या होते हैं या शिलालेख क्या होते हैं, या पुरालिपि शास्त्र किसे कहते हैं, या पुरालेखा शास्त्र किसे कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स किसे कहते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे कांसे के जो सिक्के बने या प्रचलन में आए वो कुषाण शासन में आए। सातवाहन में आपके सबसे ज्यादा सिक्के शीशे के आए थे, है ना। ये भाव चित्रात्मक शैली जो अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है, ये सारी चीज जो आपकी किस समय की, हड़प्पा सभ्यता के समय की, हड़प्पा संस्कृति के समय की जो है वो अभी तक शिलालेख नहीं पढ़े जा सके हैं अभी तक। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगर आपका कोई भी प्रश्न है क्लास से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, जिससे कि हम उसको पढ़कर आगे वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम उसका उत्तर क्लास को स्टार्ट करने से पहले देकर आपकी प्रश्नों का समाधान कर सकें। और आपसे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई को कर रहे होंगे, एक दिन सफल भी जरूर होंगे, बस हिम्मत नहीं हारनी है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हैं तो जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली को आगे बढ़ाइए, यूट्यूब की फैमिली को। अभी अपनी फैमिली को आगे मत बढ़ाइएगा, जो व्यक्ति बढ़ाना चाहते हैं उस पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन मेरा अर्थ है कि यूट्यूब की फैमिली को आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। लाइक कीजिए अच्छे से अगर अच्छा लगा है तो। लेकिन इन सब से पहले पढ़ाई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूरा लेक्चर देखेंगे,
शुरू से लेके अंत तक, उसके बाद नोट्स प्रिपेयर करेंगे, समझेंगे, उसके बाद में ये सारी चीजें, पढ़ाई से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं। चलते हैं इसी के साथ में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।